कांच के रिश्ते, एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी। कस्बे के पुराने मकान के आंगन में लगी तुलसी के पौधे पर सुबह की पहली किरण पड़ रही थी। राजन जी अपने हाथ में चाय का कुल्हड़ लिए पुराने अखबार पर चश्मा टिकाए बैठे थे। रसोई से शीला देवी की चूड़ियों की खनक और गरम गरम पराठों की खुशबू आ रही थी। ये घर भले ही पुराना था, इसकी दीवारों का पेंट भले ही उखड़ रहा था, लेकिन इसके कोने कोने में यादों की एक गहरी परत जमा थी। अरे शीला, ज़रा सुनना, अमित का फ़ोन आया क्या? राजन जी ने चश्मा उतारते हुए रसोई की तरफ देखकर आवाज़ लगाई। शीला ने साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बाहर आई। उनके चेहरे पर एक अनाम चिंता की लकीरें थीं। नहीं जी, कल शाम को बात हुई थी, कह रहा था कि ऑफिस में बहुत काम है। नेहा और बच्चे भी मॉल गए हुए थे। राजन जी ने गहरी सांस ली। काम? हाँ, शहर की ज़िंदगी में काम के सिवा बचता ही क्या है। पर आज तारीख याद है ना तुम्हें? आज हमारी शादी की 40वीं सालगिरह है। मुझे लगा था शायद बच्चों को याद होगा। शीला ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उनकी आंखों की नमी छिप ना सकी। भूल गए होंगे जी, आज के बच्चों पर जिम्मेदारियों का कितना बोझ है। अमित बड़े शहर में है, मकान की ईएमआई, बच्चों की फ़ीस, इतनी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। आप भी ना छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाते हैं। तभी अंदर के कमरे से रोहन बाहर आया। रोहन उनका छोटा बेटा, जो स्थानीय कॉलेज में पढ़ाता था और माता पिता के साथ ही रहता था। उसके हाथ में खूबसूरत सा लिफाफा और ताज़े फूलों का गुलदस्ता था। शादी की सालगिरह मुबारक हो माँ पापा। रोहन ने झुककर दोनों के पैर छुए। राजन जी का चेहरा खिल उठा। उन्होंने रोहन को गले से लगा लिया। जीते रहो बेटा, तुम्हें याद था? कैसी बातें करते हैं पापा, मुझे कैसे याद नहीं रहेगा। ये लीजिए, आपके लिए एक छोटा सा उपहार। रोहन ने लिफाफा राजन जी के हाथ में थमाते हुए कहा। राजन जी ने लिफाफा खोला। उसमें बनारस के एक प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन और वहाँ तक के आने जाने के 2 टिकट थे। रोहन बेटा, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी अभी नई नई नौकरी लगी है, फालतू खर्च क्यों करते हो? शीला ने लाड भरे स्वर में कहा। माँ, ये फालतू खर्च नहीं है। आप दोनों ने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए त्याग किया है। क्या मैं अपनी पहली कमाई से आपको एक छोटी सी खुशी भी नहीं दे सकता? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी बीच राजन जी का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर अमित का नाम चमक रहा था। राजन जी के चेहरे पर एक तुरंत चमक आ गई। उन्होंने झट से फ़ोन उठाया और स्पीकर ऑन किया। हाँ अमित बेटा, कैसे हो? राजन जी की आवाज़ में उत्सुकता थी। हाँ पापा, ठीक हूँ, थोड़ा बिज़ी था। वो नेहा कह रही थी कि अगले हफ्ते बच्चों की छुट्टियाँ हो रही हैं, तो हम सोच रहे थे कि कुछ दिनों के लिए गाँव आ जाएं। वैसे भी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। अमित की आवाज़ में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। शीला के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बेटा, तुम सब आ रहे हो? मैं नेहा की पसंद के करेले का अचार और तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू बनाकर रखूँगी। हाँ माँ, ठीक है, हम शनिवार की सुबह तक पहुँच जाएंगे। अभी ऑफिस की एक कॉल आ रही है, बाद में बात करता हूँ। अमित ने बिना सालगिरह का जिक्र किए फ़ोन काट दिया। राजन जी ने फ़ोन धीरे से मेज़ पर रख दिया। उनके चेहरे की चमक भी थोड़ी फीकी पड़ गई थी। रोहन समझ गया कि उसके माता पिता के दिल में क्या चल रहा है। पापा, भैया शायद काम की हड़बड़ी में भूल गए होंगे। जब वो आएंगे तो हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। रोहन ने बात संभालते हुए कहा। लेकिन राजन जी जानते थे कि जो बात भूली गई थी वो सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि वो जुड़ाव था जो धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था। शनिवार की सुबह घर में एक अलग ही चहल पहल थी। शीला सुबह 4 बजे से उठकर तैयारियां कर रही थीं। अमित, उसकी पत्नी नेहा और उनका 8 साल का बेटा अर्णव चमचमाती बड़ी कार से पहुँचे। अमित जैसे ही कार से उतरा, शीला ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया, लेकिन नेहा ने सीधे कमरे का रुख किया और चारों तरफ देखकर नाक भौं से सिकोड़ने लगी। उफ अमित, यहाँ इतनी उमस है और तुम्हारे इस पुराने घर में एसी भी ठीक से नहीं काम कर रहा। अर्णव को डस्ट एलर्जी है, तुम जानते हो ना? नेहा ने अपना पर्स सोफे पर फेंकते हुए कहा। अरे बहू, तुम आराम करो, मैंने कमरा साफ करवा दिया था, पंखा चला देती हूँ। शीला ने संकोच के साथ कहा।
दोपहर के खाने के बाद जब सब लोग बरामदे में बैठे थे, तब अमित ने वो बात छेड़ी जिसके लिए वो आया था। पापा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, अमित ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। राजन जी ने उसकी तरफ देखा। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? अमित ने थोड़ा हिचकिचाते हुए नेहा की तरफ देखा, फिर बोला, पापा, मैं शहर में एक नया 3 BHK फ्लैट ले रहा हूँ। उसकी डाउन पेमेंट के लिए मुझे लगभग 30 लाख की ज़रूरत है। रोहन ने चौंक कर पूछा, 30 लाख? भैया, इतने पैसे एकदम से कहाँ से आएंगे? नेहा बीच में बोल पड़ी, तुम्हारे पापा के पास जो ये पुराना मकान है और शहर के बाहर जो 2 बीघा ज़मीन पड़ी है, अगर उसे बेच दिया जाए तो कम से कम 50-60 लाख रुपए आसानी से मिल जाएंगे। आधा पैसा अमित को मिल जाएगा और बाकी का पैसा तुम लोग अपने पास रख सकते हो। बरामदे में सन्नाटा छा गया। शीला की उंगलियों की पकड़ उनके पल्लू पर सख्त हो गई। राजन जी ने अविश्वास से अमित की तरफ देखा। ज़मीन और ये घर? राजन जी की आवाज़ काँप रही थी। अमित, ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, ये तुम्हारे दादाजी की निशानी है। इस ज़मीन से जो आमदनी होती है उसे तुम्हारे छोटे भाई की पढ़ाई का कर्ज चुकाया गया है और हमारे बुढ़ापे की लाठी है ये। अमित का स्वर बदल गया। पापा, आप हमेशा भावुक होकर सोचते हैं, व्यवहारिक बनिए। इस पुराने कस्बे में पड़ी ज़मीन का क्या फ़ायदा? शहर में संपत्ति की कीमत दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती है। और वैसे भी रोहन तो यहीं रहता है, आप दोनों उसके साथ इस छोटे से घर में रह सकते हैं। पूरा घर बेचने की ज़रूरत नहीं है, बस वो बाहर वाली ज़मीन बेच दीजिए। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? रोहन से अब रहा नहीं गया। पापा की पेंशन इतनी नहीं है कि कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आने पर काम चले। वही ज़मीन तो उनका एकमात्र सहारा है। आप अपने नए फ्लैट के लिए पापा के भविष्य को दांव पर क्यों लगा रहे हैं? नेहा तुरंत खड़ी हो गई। ओह, तो अब तुम हमें सिखाओगे रोहन? अमित ने भी तो इस घर के लिए कम काम नहीं किया है। जब उसकी पढ़ाई का खर्च चल रहा था तब भी तो पैसे लगे थे ना। अब जब उसे ज़रूरत है तो तुम लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे हम पराए हैं। नेहा, चुप रहो, राजन जी ने भारी आवाज़ में कहा। उनकी आंखों में गुस्सा कम और दर्द ज़्यादा था। अमित, क्या तुम भी यही सोचते हो कि मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर तुम पर कोई एहसान किया था जिसका हिसाब आज तुम मांग रहे हो? अमित ने नज़रें चुरा लीं। पापा, बात एहसान की नहीं है, बात तरक्की की है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उस रात घर में खाना तो बना, लेकिन किसी ने ठीक से नहीं खाया नहीं। शीला कमरे में बैठकर चुपचाप आंसू बहा रही थीं। राजन जी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर अंधेरे को घूर रहे थे। कांच का जो रिश्ता बरसों से सहेज कर रखा गया था, उसमें आज एक गहरी दरार आ चुकी थी। अगले 2 दिनों तक घर का माहौल भारी रहा। अमित और नेहा का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वो बात बात पर ताने मारते और रोहन को नीचा दिखाने की कोशिश करते। सोमवार की सुबह अमित ने सीधे एक प्रॉपर्टी डीलर को घर बुला लिया। डीलर ने आकर ज़मीन के कागजात देखने चाहे। राजन जी अपने कमरे से बाहर आए। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। डीलर साहब, आप वापस जा सकते हैं, ये ज़मीन बिक्री के लिए नहीं है, राजन जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा। डीलर हैरान होकर अमित की तरफ देखने लगा। अमित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पापा, ये क्या बचकानी हरकत है? मैंने डीलर को एडवांस में बात करने के लिए बुलाया था, अमित चिल्लाया। बचकानी हरकत मैं नहीं, तुम कर रहे हो अमित, राजन जी ने बहुत शांत स्वर में कहा। तुम इस घर के बड़े बेटे हो, मुझे लगा था तुम इस परिवार की छत्र छाया बनोगे, लेकिन तुम तो उस पेड़ को ही काटने चले हो जिसकी छांव में तुम बड़े हुए हो। नेहा अपने कमरे से बाहर आई और बोली, अमित, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारे घर वाले सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस भाभी, रोहन ने कड़े शब्दों में कहा, मेरी माँ और पापा के बारे में एक शब्द भी मत कहना। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हम दोनों भाइयों की इच्छाएं पूरी करने में निकाल दी। पापा ने अपने कोट का बटन टूट जाने पर सालों नया कोट नहीं खरीदा ताकि हमें अच्छे स्कूल में भेजा जा सके, और आज आप उन्हें स्वार्थी कह रही हैं। अमित ने अपना बैग उठा लिया।
ठीक है, अगर आप लोगों का यही फैसला है तो आज से मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। पापा, जब आपको मेरी ज़रूरत होगी तब मत बुलाना मुझे। शीला कांपते हुए आगे बढ़ी। अमित बेटा, ऐसा मत कहे, तू मेरा बड़ा बेटा है। माँ, आप रहने दीजिए। अमित ने शीला का हाथ झटक दिया। बहुत ज़ोर से नहीं, लेकिन वो झटका शीला के दिल पर जा लगा। अमित, नेहा और अर्णव कार में बैठकर चले गए। कार की धूल जैसे जैसे हवा में उड़ रही थी, वैसे वैसे शीला का कलेजा फटा जा रहा था। वो आंगन में ही बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। राजन जी ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा। उनकी अपनी आंखों से भी एक आंसू टपककर उनके सफ़ेद कुर्ते पर जज्ब हो गया। शीला, मत रो। जो पेड़ अपनी जड़ों को छोड़ देता है वो आंधी आने पर सबसे पहले गिरता है। हमने अपने बच्चों को संस्कार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब अगर कोई रास्ता ही अलग चुन ले तो उसमें हवा का क्या दोष। लेकिन कुदरत का नियम कुछ और ही था। इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अमित के जाने के लगभग 3 महीने बाद तक घर में शांति तो रही, पर एक गहरी उदासी छाई रही। रोहन अपनी नौकरी के साथ साथ माता पिता का पूरा ख्याल रखता था। उसने अपनी पहली बचत से घर की मरम्मत का काम शुरू करवाया था। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। दोपहर का समय था। राजन जी बाजार से सब्जी लेकर लौट रहे थे कि अचानक उनके सीने में भयानक दर्द उठा। वो रास्ते में ही सड़क किनारे गिर पड़े। भाग्यवश गांव के ही एक व्यक्ति ने उन्हें देख लिया और तुरंत रोहन को खबर दी। रोहन बदहवास हालत में भागा भागा पहुंचा और अपने पिता को शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के आईसीयू के बाहर रोहन और शीला बेसुध बैठे थे। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। डॉक्टर साहब, मेरे पापा कैसे हैं? रोहन ने घबराते हुए पूछा। देखिए, उन्हें बहुत गंभीर हार्ट अटैक आया है। उनके दिल की 2 मुख्य नसों में भारी ब्लॉकेज है। हमें तुरंत बाईपास सर्जरी करनी होगी, डॉक्टर ने कहा। तो आप सर्जरी शुरू कीजिए ना डॉक्टर साहब, शीला ने हाथ जोड़कर कहा। माताजी, सर्जरी में देर नहीं की जा सकती, लेकिन इसके लिए कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का खर्च आएगा। आपको अभी तुरंत 3 लाख रुपए जमा कराने होंगे ताकि हम ऑपरेशन थिएटर तैयार कर सकें, डॉक्टर ने कागजात पकड़ाते हुए कहा। 8 लाख रुपए? रोहन के पास अपनी बचत के नाम पर मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए थे। शीला ने रोते हुए रोहन से कहा, बेटा, अमित को फ़ोन कर, वो बड़ा भाई है, शहर में रहता है, उसके पास पैसे होंगे। अपने पापा की जान बचाने के लिए वो मना नहीं करेगा। रोहन का दिल नहीं मान रहा था, लेकिन पिता की ज़िंदगी का सवाल था। उसने कांपते हाथों से अमित का नंबर मिलाया। तीसरी घंटी पर अमित ने फ़ोन उठाया। हाँ रोहन, बोलो, क्या बात है? भैया, पापा को बहुत गंभीर हार्ट अटैक आया है। हम शहर के सिटी अस्पताल में हैं। डॉक्टर ने तुरंत बाईपास सर्जरी के लिए कहा है। 8 लाख रुपए का खर्च है। भैया, प्लीज़ कुछ पैसों का इंतज़ाम कर दीजिए। पापा की हालत बहुत ख़राब है, रोहन रोते हुए बोला। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर नेहा की फुसफुसाने की आवाज़ आई और उसके बाद अमित की आवाज़ उभरी। रोहन, देखो, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन इस वक्त मेरे हाथ पूरी तरह बंधे हुए हैं। मैंने हाल ही में अपने नए फ्लैट के लिए लोन लिया है और मेरी सारी सेविंग्स उसी में चली गई हैं। मेरे पास इस वक्त इतने पैसे बिल्कुल नहीं हैं। रोहन की आंखों से गालों पर आंसू बह निकले। भैया, पूरे 8 लाख मत दीजिए, बस 2-3 लाख का इंतज़ाम कर दीजिए ताकि ऑपरेशन शुरू हो सके। मैं आपको धीरे धीरे चुका दूंगा। अरे रोहन, तुम समझते क्यों नहीं? मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, और वैसे भी पापा ने वो ज़मीन बेचने से मना कर दिया था ना। अब उसी ज़मीन को किसी के पास गिरवी रख दो या बेच दो। मुझसे अभी मदद की उम्मीद मत रखो, अमित ने ठंडे स्वर में कहा और फ़ोन काट दिया। रोहन का हाथ हवा में ही जम गया। उसके कानों में अमित के वो आखिरी शब्द गूंज रहे थे, मुझसे उम्मीद की मदद मत रखो। शीला ने रोहन का चेहरा देखा और समझ गई। उन्होंने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। माँ, आप घबराइए मत। रोहन ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ में अब लाचारी नहीं, एक अजीब सी मजबूती थी। पापा ने मुझे इंसान बनाया है। मैं अपने पिता को इस तरह पैसों की कमी से मरने नहीं दूंगा। रोहन सीधा अस्पताल से बाहर निकला
उसने बिना एक पल गंवाए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल और अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन मिलाया। फिर वो शहर के एक स्थानीय सर्राफा व्यापारी के पास गया जो उसके पिता के पुराने परिचित थे। चाचा जी, मुझे तुरंत 4 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। मेरे पापा अस्पताल में हैं, रोहन ने हाँफते हुए कहा। व्यापारी ने देखा कि लड़का सच्चा है और परेशान है। बेटा, 4 लाख रुपए तो मैं दे दूंगा, पर तुम चुकाओगे कैसे? रोहन ने अपनी सरकारी नौकरी के कागजात और अपने नाम की एक छोटी सी जीवन बीमा पॉलिसी के कागजात टेबल पर रख दिए। चाचा जी, मेरी हर महीने की तनख्वाह से कटौतियाँ कर लीजिएगा। अगर फिर भी कम पड़े तो मेरी बाइक और जो भी सामान है ले लीजिएगा। बस मेरे पापा को बचा लीजिए। व्यापारी का दिल पिघल गया। उसने कागजात परे हटा दिए। बेटा, राजन भाई बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें तेरे जैसा बेटा मिला। ले ये चेक और जाकर अपने पिता का इलाज करवा। पैसे की चिंता मत कर, जब हो तब दे देना। उधर रोहन के कॉलेज के सहकर्मियों ने भी आपस में पैसे जुटाकर 2 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दिया। शाम तक 3 लाख रुपए जमा हो गए और डॉक्टर ने राजन जी का ऑपरेशन शुरू कर दिया। 5 घंटे चला वो ऑपरेशन बहुत तनावपूर्ण था। शीला लगातार मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। रोहन आईसीयू के बाहर टहलता रहा। उसकी आंखें एक पल के लिए भी नहीं झपकी। रात के 12 बजे डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑपरेशन सफल रहा। आपके पिता अब खतरे से बाहर हैं। 2-3 दिन में उन्हें होश आ जाएगा। शीला वहीं ज़मीन पर बैठ गई और ईश्वर का धन्यवाद करने लगी। रोहन ने डॉक्टर के हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। 3 दिन बाद राजन जी को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि शीला उनके सिरहाने बैठी हैं और रोहन उनके पैर दबा रहा है। राजन जी ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, शीला, मैं कहाँ हूँ? आप अस्पताल में हैं जी। आपको बहुत बड़ा दौरा पड़ा था, लेकिन हमारे रोहन ने, आपके बेटे ने आपकी जान बचा ली। शीला ने रोते हुए मुस्कुराकर कहा। राजन जी ने रोहन की तरफ देखा। रोहन की आंखें सूजी हुई थीं, कपड़ों पर शिकन थी और वो पिछले 3 दिनों से ठीक से सोया भी नहीं था। बेटा, इतना खर्च कहाँ से हुआ ये सब? राजन जी ने पूछा। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। अमित और नेहा कमरे में दाखिल हुए। अमित के चेहरे पर एक अजीब सी झेप और घबराहट थी। दरअसल उसे गांव के लोगों से पता चला था कि राजन जी का ऑपरेशन हो चुका है और वो ठीक हैं। उसे लगा था कि अगर वो अब नहीं गया तो समाज में उसकी थू थू होगी। पापा, आप कैसे हैं? अमित ने आगे बढ़कर राजन जी का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन राजन जी ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम यहाँ क्यों आए हो अमित? राजन जी की आवाज़ में भले ही शारीरिक कमज़ोरी थी, लेकिन उनका स्वाभिमान उतना ही बुलंद था। अमित नज़रें झुकाकर बोला, पापा, मुझे रोहन ने बताया था। मैं उस दिन बहुत परेशान था, पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं अमित, राजन जी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे कुछ गलत नहीं कहा था। तुमने तो बस मुझे मेरा सच दिखाया था। तुमने मुझे ये समझाया कि खून के रिश्ते अक्सर कांच के होते हैं, ज़रा सी खरोच आते ही टूट जाते हैं। फिर राजन जी ने रोहन का हाथ अपने कांपते हाथों में ले लिया। लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे पास एक ऐसा बेटा भी है जिसका रिश्ता कांच का नहीं बल्कि सच्चे सोने का है, जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी, अपना भविष्य दांव पर लगा दिया, सिर्फ अपने बाप की सांसें वापस लाने के लिए। नेहा कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसे आज पहली बार अपने किए पर गहरा पछतावा हो रहा था। उसने देखा कि जिस संपत्ति और पैसे के पीछे वो भाग रहे थे, उसने उन्हें अपनों से कितना दूर कर दिया था। अमित की आंखों में सच्चे पछतावे के आंसू थे। पापा, मुझे एक मौका दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजन जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। अमित, दरवाज़ा हमेशा खुला है, पर इस घर की नींव अब पैसों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार और त्याग से तय होगी। अगर तुम वो सीख सको तो तुम्हारा स्वागत है। 2 महीने बाद गांव वाले पुराने घर के आंगन में फिर से वही रौनक थी। राजन जी अब पूरी तरह स्वस्थ थे और अपने आराम कुर्सी पर बैठे थे।
अमित ने अपने शहर वाले फ्लैट का विचार छोड़ दिया था। उसने अपने पुराने मकान के पास ही एक छोटा सा हिस्सा बनवा लिया था और अब वो हर वीकेंड अपने माता पिता के पास आता था। उसने अपनी गलती से सीखा था कि सच्चा धन, बड़ा मकान या महंगी कार नहीं, बल्कि वो परिवार है जो मुसीबत के समय आपके साथ खड़ा रहे। शीला ने आज फिर बेसन के लड्डू बनाए थे। रोहन आंगन में पौधों को पानी दे रहा था और उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। राजन जी ने आसमान की तरफ देखा। धूप खिल रही थी। कांच के जो रिश्ते टूट चुके थे वो शायद पूरी तरह पहले जैसे न हो पाए, लेकिन सच, त्याग और निस्वार्थ प्रेम की बदौलत उन दरारों में एक नई मिठास खुल चुकी थी। कहानी से सीख। माता पिता का प्रेम और त्याग अनमोल होता है। जीवन में सफलता और धन कमाना ज़रूरी है, लेकिन जिस परिवार ने आपको खड़ा किया है, संकट के समय उसके काम आना ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। रिश्ते पैसों से नहीं, समर्पण और संवेदनशीलता से चलते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।